नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रे। भारतीय राजनीति में नेताओं की कमी कभी नहीं रही, नारों की भी कमी नहीं रही, लेकिन बहुत कम नेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने इतिहास को चुनावी रणनीति का इतना बड़ा औजार बनाया हो जितना नरेंद्र मोदी ने बनाया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे, तब उनके हाथ में विकास का एजेंडा था, भ्रष्टाचार विरोधी जनभावना थी और एक मजबूत नेतृत्व की छवि थी। लेकिन अगले कुछ वर्षों में यह साफ हो गया कि मोदी केवल वर्तमान की राजनीति नहीं करेंगे, वे अतीत का हिसाब भी मांगेंगे। यह भारतीय राजनीति का नया प्रयोग था। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने अपनी राजनीति स्वतंत्रता आंदोलन, विकास योजनाओं और अपने नेताओं की विरासत पर खड़ी की। विपक्ष कांग्रेस की आलोचना करता था, लेकिन देश के इतिहास को चुनावी बहस का मुख्य विषय नहीं बनाता था। मोदी ने यही बदल दिया। उन्होंने समझ लिया कि भारत में इतिहास केवल इतिहास नहीं है, वह भावना है, पहचान है, स्मृति है और सबसे बढ़कर राजनीति की उर्वर जमीन है। 2014 का चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले जो बड़ा बदलाव दिखाई दिया वह था जवाहरलाल नेहरू की विरासत पर लगातार सवाल उठना। दशकों तक नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता बताया जाता रहा। बड़े बांध, सार्वजनिक उपक्रम, आईआईटी, वैज्ञानिक संस्थान और लोकतांत्रिक व्यवस्था उनकी उपलब्धियों के रूप में गिनाए जाते रहे। लेकिन मोदी युग में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रश्न उठाया गया कि क्या नेहरू की गलतियों की भी चर्चा होनी चाहिए। कश्मीर का मुद्दा सामने आया, चीन के साथ 1962 का युद्ध सामने आया, संयुक्त राष्ट्र में जाने का फैसला सामने आया। धीरे धीरे एक नया नैरेटिव गढ़ा गया कि स्वतंत्र भारत की कई बड़ी समस्याओं की जड़ें नेहरू युग में हैं। यह केवल इतिहास की समीक्षा नहीं थी, यह कांग्रेस की नैतिक और वैचारिक पूंजी पर सीधा हमला था। फिर सरदार पटेल की बारी आई। सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें कांग्रेस के खिलाफ सबसे प्रभावशाली राजनीतिक प्रतीक में बदल दिया। सवाल पूछा गया कि यदि पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो क्या कश्मीर का संकट पैदा होता? क्या चीन के साथ हालात अलग होते? क्या भारत का राजनीतिक इतिहास बदल जाता? फिर आई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यह केवल एक प्रतिमा नहीं थी, यह एक राजनीतिक घोषणा थी कि भाजपा कांग्रेस के इतिहास को कांग्रेस से बेहतर तरीके से जनता के सामने रख सकती है। इसके बाद इतिहास की एक और फाइल खुली, आपातकाल। 1975 से 1977 के बीच का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादास्पद अध्याय है, लेकिन लंबे समय तक यह केवल इतिहास की किताबों और राजनीतिक भाषणों तक सीमित था। मोदी सरकार के दौर में इसे फिर राष्ट्रीय स्मृति का हिस्सा बनाया गया। हर साल 25 जून को इसकी चर्चा होने लगी। कांग्रेस को लोकतंत्र का रक्षक नहीं बल्कि लोकतंत्र का अपराधी साबित करने का प्रयास शुरू हुआ। दिलचस्प बात यह है कि आपातकाल का मुद्दा 2014 या 2019 के चुनाव से सीधा जुड़ा हुआ नहीं था। आपातकाल लगाने वाली इंदिरा गांधी को गुजरे दशकों हो चुके थे, लेकिन राजनीति में घटनाओं की उम्र नहीं देखी जाती, उनकी उपयोगिता देखी जाती है। भाजपा ने समझ लिया था कि आपातकाल कांग्रेस के खिलाफ एक ऐसा नैतिक हथियार है जिसकी धार कभी पूरी तरह कुंद नहीं होगी। फिर शाहबानो प्रकरण सामने आया, 1985 का मामला, अदालत का फैसला, राजीव गांधी सरकार का हस्तक्षेप। भाजपा ने इसे केवल कानूनी या सामाजिक प्रश्न नहीं रहने दिया, इसे तुष्टीकरण का प्रतीक बना दिया। धीरे धीरे शाहबानो महिला का नाम नहीं रहा, वह कांग्रेस की कथित वोट बैंक राजनीति का प्रतीक बन गया। यही पैटर्न बार बार दिखाई देता है। पहले इतिहास की किसी घटना को खोजो, फिर उसे वर्तमान से जोड़ो, फिर उसे राजनीतिक प्रतीक में बदल दो, फिर उसे चुनावी विमर्श का हिस्सा बना दो। बोफोर्स इसी तरह लौटा, वंशवाद इसी तरह लौटा, 2G घोटाला इसी तरह लौटा, कॉमनवेल्थ घोटाला इसी तरह लौटा, यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व भी इस नई राजनीतिक कथा का हिस्सा बन गए। भाजपा ने दावा किया कि कांग्रेस ने इन नेताओं के साथ न्याय नहीं किया। जो लोग दशकों तक इतिहास की किताबों के अध्याय थे, वे अचानक समकालीन राजनीति के पात्र बन गए। फिर आया अनुच्छेद 370। भाजपा ने इसे केवल संवैधानिक प्रावधान नहीं बताया,
इसे एक ऐतिहासिक भूल कहा गया। 2019 में जब इसे हटाया गया तो सरकार ने इसे वर्तमान की उपलब्धि कम और अतीत की गलती का सुधार अधिक बताया। राम मंदिर का मामला तो इससे भी आगे गया। राम मंदिर आंदोलन भाजपा की राजनीति का आधार रहा था, लेकिन मंदिर निर्माण के बाद इसे केवल धार्मिक उपलब्धि नहीं बल्कि 500 वर्षों के संघर्ष की समाप्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया। संदेश साफ था, इतिहास ने जो घाव दिए थे भाजपा उन्हें भर रही है। इसी दौरान विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा हुई। 1947 का दर्द फिर चर्चा में आया। विभाजन की त्रासदी को नई पीढ़ी के सामने रखा गया। समर्थकों ने इसे ऐतिहासिक न्याय कहा, आलोचकों ने कहा कि यह पुराने घाव को कुरेदना है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह भी उसी श्रृंखला की कड़ी थी जिसमें अतीत की घटनाओं को वर्तमान के विमर्श में पुनर्जीवित किया जा रहा था। और अब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ सामने आया है। 1970 के दशक का एक आर्थिक शब्द, एक अर्थशास्त्री की टिप्पणी, एक पुरानी बहस, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उसे उठाकर फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया। प्रश्न वही है जो पहले भी था, यदि आर्थिक नीतियां कांग्रेस की थी तो बदनामी हिंदू शब्द के हिस्से में क्यों आई? यह प्रश्न राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है क्योंकि यह केवल अर्थव्यवस्था की बहस नहीं है, यह कांग्रेस के बौद्धिक ढांचे पर हमला है। यह उस सोच को चुनौती है जिसने दशकों तक अकादमिक और राजनीतिक विमर्श को प्रभावित किया। अब सवाल यह है कि क्या यह सब केवल इतिहास की समीक्षा है? तो शायद नहीं। क्या यह केवल राजनीतिक रणनीति है? शायद यह भी पूरा सच नहीं। वास्तविकता इन दोनों के बीच कहीं है। नरेंद्र मोदी ने इतिहास को एक राजनीतिक संसाधन में बदल दिया है। उन्होंने समझ लिया है कि भारत में केवल भविष्य के सपनों से राजनीति नहीं चलती, यहाँ अतीत की स्मृतियाँ भी ओट बनाती है। यहाँ इतिहास की व्याख्या भी राजनीतिक शक्ति पैदा करती है। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा पक्ष भी है। जब कोई सरकार लगातार अतीत की गलतियों पर बात करती है तो एक समय के बाद जनता वर्तमान के सवाल भी पूछने लगती है। रोजगार पर सवाल, महंगाई पर सवाल, कृषि पर सवाल, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सवाल। यहीं से इतिहास और वर्तमान के बीच संघर्ष शुरू होता है। कांग्रेस की समस्या यह रही कि वह अपने इतिहास का बचाव करने में उलझी रही। भाजपा की ताकत यह रही कि वह इतिहास पर हमला करते हुए वर्तमान की राजनीति करती रही। लेकिन लोकतंत्र का नियम बहुत सरल है। इतिहास चुनाव जिताने में मदद कर सकता है, मगर भविष्य बनाने के लिए वर्तमान में परिणाम देने पड़ते हैं। फिर भी यदि 2014 से आज तक की राजनीति का एक वाक्य में सार निकालना हो तो शायद वह यही होगा कि नरेंद्र मोदी ने नए सवाल कम उठाए, पुराने सवालों को नया जीवन ज़्यादा दिया। जिन फाइलों पर दशकों से धूल जमी थी उन्हें खोला, पढ़ा, जनता के सामने रखा और फिर उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली हथियारों में बदल दिया। और शायद यही मोदी युग की राजनीति की सबसे बड़ी और सबसे सफल कहानी भी है। अगर आपको लगता है कि न्यूज़ ट्रे का यह कार्यक्रम आपके लिए कुछ जानकारी वाला था तो अपनी बात जरूर रखें। और अगर आपको लगता है कि यह आकलन पूरा का पूरा निराधार है तो भी अपनी बात जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।